हम लोग के वक्त में शहरी क्षेत्र में 22 से घंटा लाइट कम से कम 22 से 24 घंटा रहते थे कि लाइट नहीं देगा तो रगे देंगे, तो ये करेंगे, तो वो करेंगे, संभल जाओ। क्या हुआ, क्यों आज बिगड़ रहा है इसका? तो क्यों नहीं हो रहा था? अभी जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है वो ना बताएंगे, ये उनसे पूछिए कि ये काम क्यों रुक गया है, क्यों नहीं हो पा रहा है। आते हैं शेरशाहबादी बिरादरी, तो आप लोगों ने भी इस इलाके को बहुत कुछ दिया है, खास करके जो मेहनत करने का जो तरीका है जो आप लोगों के बिरादरी का है, तो हमारे सुरजापुरी भाइयों ने भी इस चीज़ को सीखा और आज उसी को देख करके आज मेहनत भी कर रहे हैं। में और बोले कटौती हुआ तो जहाँ से हो रहा है वहाँ बात करिए, क्या दिक्कत है, क्यों कटौती हो रही है? जब हम बिल दे रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं, यहाँ का बोल देने से कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं, हम लोग तो करके दिखा। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि बिजली का लेकर के। आपको बिजली के बारे में बता दें कि जब हम लोग 2020 में जीत के आए थे तो टेरागाछ में जो बिजली की स्थिति थी बहुत बद से बदतर था। यानी ऐसा स्थिति था कि अगर कहीं कोई आंधी आ गया तो 1 महीना 1.5 महीना तक लाइट नहीं आता था। 15 दिन 20 दिन, कहीं अगर कोई फ्यूज उड़ गया तो 1 हफ्ता के बाद ही जोड़ता था मिस्त्री आकर के। लेकिन हम लोग काफ़ी संघर्ष करके, काफ़ी जद्दोजहद करके उसको बलवा शायद इसमें जो है क्या बोलता है पलासी से पावर ग्रिड से उसको जुड़वा करके चालू किया। तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहादुरगंज से भी बेहतर स्थिति टेरागाछ का हो गया था। लेकिन बहादुरगंज भी कम नहीं था उस मामले में। बहादुरगंज में भी बहुत लाइट की स्थिति हम लोग काफ़ी सुधार करवाए थे, चाहे वो मंत्री से हो, सचिव से हो, एमडी से मिल करके हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में ला दिए थे। लेकिन हम लोगों के जाने के बाद आज स्थिति जो लाइट का है, आज अगर देखिएगा कि पहले शहरी क्षेत्र में, हम लोग के वक्त में शहरी क्षेत्र में 22 घंटा लाइट कम से कम 22 से 24 घंटा रहता था। पता नहीं चलता था कि लाइट जाता है ना नहीं जाता। ग्रामीण क्षेत्र में मतलब 20 से 22 घंटा रहता था, यानी कि पता ही नहीं चल रहा था। आप लोग खुद एहसास होगा कि क्या स्थिति था उस समय में। लेकिन आज अगर आप देखिएगा तो मुश्किल से 10-12 घंटा ग्रामीण क्षेत्र में लाइट रहता है। 10-12 घंटा भी हम शायद ज़्यादा बोल रहे हैं, आप अगर पता कीजिएगा तो इससे भी कम है। और शहरी क्षेत्र में तो 15-16 घंटा भी नहीं रहता है। ये स्थिति हो गया है। तो हमारे नेता खुद बोलते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो खुद बोल रहे हैं कि आज लाइन में कटौती कर दिया गया है। तो भाई क्यों कटौती किया गया? तो ये तो हम तो लाइट फ्री में नहीं जलाते हैं, हम चूँकि सरकार को बिल पे करते हैं, ना कोई सब्सिडी है ना कुछ है। आज अगर आप देखिएगा बिहार सरकार से जो, चूँकि ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, केंद्र सरकार जो बिहार सरकार को लाइट दिलवाती है और सबसे ऊँचे रेट में शायद 4 रुपया 85 पैसा या 4 रुपया 93 पैसा पर यूनिट का वसूल करती है केंद्र सरकार बिहार सरकार से। अब वहीं यूपी से 3 रुपया 43 पैसा शायद वसूल कर रहा है यूपी से। हम एक्यूरेट नहीं बता पा रहे हैं, हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि इसी में शायद आगे पीछे कुछ होगा, 2-10 पैसा आगे पीछे। तो यानी कि सबसे सस्ता लाइट जब यूपी का है या गुजरात जैसा स्टेट को बहुत कम रेट में लाइट दे रहा है, लेकिन हमारे बिहार को, जबकि पूरे देश में सबसे गरीब स्टेट बिहार है। आज भी हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी के टाइम में अच्छा विकास हुआ, लेकिन जिस रेशियो में होना चाहिए था उस रेशियो में नहीं हुआ। आज भी हम सबसे लास्ट पायदान पे ही है बिहार। आज पूरे जितने भी राज्य हैं सबसे लास्ट पायदान पर बिहार है, लेकिन बिहार से सबसे ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है पर यूनिट। उसके बावजूद लेकिन लाइट की सप्लाई नहीं मिल रही है। आज के डेट में लोग बोले कटौती हुआ तो जहाँ से हो रहा है वहाँ बात करिए, क्या दिक्कत है, क्यों कटौती हो रही है? जब हम बिल दे रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं, यहाँ का जो पब्लिक में जो बिल देने का जो रेशियो है कलेक्शन का काफ़ी अच्छा जा रहा है, फिर भी लाइट काट दिया जा रहा है, क्यों? ये तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं आज के डेट में वो बताएंगे कि क्यों कट रहा है। कल के डेट में जो बोल रहे थे कि लाइट नहीं देगा तो रगे देंगे, तो ये करेंगे, तो वो करेंगे, संभल जाओ। क्या हुआ, क्यों आज बिगड़ रहा है स्थिति? तो ये तो उनको सोचना चाहिए। फॉल्ट आना ये एक अलग मसला है। फॉल्ट आता है तो चलो होता है, कहीं वो सुधार 1-8 घंटे में वो सुधार हो जाता है। लेकिन मेनली जो होता है कि लाइन कट हो गया, यहाँ से यहाँ कटौती कर दिया गया, ये क्यों किया गया? आज जहाँ 24 घंटा लाइट देने की बात थी हमारे यहाँ, आज क्यों ऐसा स्थिति पैदा हो गया? आज पहले हमारे टाइम में हम समझते हैं कि सरकार का एक नियम है कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे में ट्रांसफार्मर जल जाए तो उसको बदलने का ये है, सरकार का जो प्रोविज़न है 24 घंटे में बदलना है। ग्रामीण क्षेत्र में 72 घंटे में बदलना है। और हम लोग 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलवाते थे। आज ये स्थिति हो गया है कि 10 से 12 दिन 15 दिन पर भी ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहा है और उसके लिए लोगों से
100 रुपया 50 रुपया के वसूल करके 30,000 40,000 दे करके तब ट्रांसफार्मर बदला जा रहा है। यानी कि 20 से पहले की जो स्थिति थी फिर वही स्थिति आ गई है। क्यों? आज क्यों नहीं बेहतर हो पा रहा है? खाली आप बोल देने से कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। हम लोग तो करके दिखाए। आप लोगों को याद होगा, आप लोग देखे भी होंगे, जहां भी ट्रांसफार्मर जला ग्रामीण क्षेत्र में 3 दिन में बदलना है, लेकिन हम लोग 1.5 से 2 दिन में बदल देते थे। शहरी क्षेत्र में तो 1 दिन में बदला जाता था, ये स्थिति था। लेकिन आज देख लीजिए, आज 10 से 15 दिन में नहीं बदल रहा है। फिर पैसे अलग से लग रहे हैं, लोगों को पैसा देना पड़ रहा है, कलेक्शन कर करके 20-30 हज़ार रुपया देते हैं, तब जाकर के ट्रांसफार्मर बदलता है। आज ये स्थिति पैदा क्यों हो गई है? तो आज जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं वो बताएंगे इस बारे में कि क्यों आज पैसा दे करके आज ट्रांसफार्मर बदलना पड़ रहा है। आज वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, हमारा कहीं सुना नहीं जा रहा है। हम असेंबली में बोलते हैं तो असेंबली में नहीं सुन रहा है, या पदाधिकारी को बोल रहे हैं तो पदाधिकारी नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? क्या कमी है आपके अंदर जो नहीं सुन रहा है? ये तो अपने अंदर झांकने की जरूरत है उनको। टेरागाज के लिए बहुत जद्दोजहद की है। एक बाईपास था, दोनों आरसीडी का था, इसके लिए बहुत जद्दोजहद करने के बाद जो पदाधिकारी थे अक्सर वो हमको थैंक्स करते थे कि सर पहला ऐसा विधायक है जो इतना आप प्रयास कर करके इस रोड को लेके आए और इतना मतलब बड़ा रोड को आप करवा पाए। तो हम लोग तो कोशिश किए, अपने टाइम में करवा भी दिए, रिपेयरिंग का भी कर दिए कि जब तक रोड कंप्लीट नहीं होता है तो रिपेयर हो करके 1 करोड़ 13 लाख रुपया रिपेयर के लिए मिला था। तो हम लोग तो भाई सब कुछ करवा करके, चूँकि अब तो हम लोग हैं नहीं, जो लोग हैं और जिस स्पीड में काम हो रहा है, हमको लगता है कि ये 5 साल में भी नहीं होगा, जबकि इसको 30 महीने में कंप्लीट करना है उनको, और ये 5 साल में भी नहीं होगा। 1 साल पूरा होने जा रहा है, 2.5 साल में उनको कंप्लीट करना है। तो अब तक जो स्पीड देख रहे हैं हम लोग, तो ये आज के जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, ये उनको चाहिए कि ये स्पीड में कैसे आए तुरंत, या जो हमारा जो इसका पैसा था रिपेयर का, वो पैसा क्यों नहीं लगा? रिपेयर का पैसा का इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा है? रिपेयर क्यों नहीं हुआ? जबकि कालीकरण होना चाहिए था, जहाँ जहाँ छूटा हुआ भाग था, जहाँ टूटा हुआ था, कि जब तक इस रोड को मतलब क्या कहते हैं मोटरेबल बनाने के लिए, मटेरियल रखने के लिए जो पैसा आया था, वो पैसा का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? तो ये जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं वो बताएंगे इस चीज़ को। तो हम लोग तो अभी है नहीं, हम लोग तो कर दिए, जो लाइन खींच दिए वो तो करके दिखाए ना भाई, वही सब काम को करवाए। और एक शिलान्यास आप लोगों ने किया था गुड़ेले टू जनता सिंहमारी, वो भी रोड अभी भी जर्जर व्यवस्था है। उसका तो हो गया, चौड़ीकरण के साथ उसको बनना था आपका वहाँ तक, लोहागड़ा तक, लोहागड़ा बॉर्डर रोड में जाके मिलना था। वो तो काम भी चल रहा था, हम लोगों के टाइम में उसको मटेरियल तक हो गया था, उसमें कालीकरण करना था। तो क्यों नहीं हो रहा था? अभी जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है वो ना बताएंगे। ये उनसे पूछिए कि ये काम क्यों रुक गया है, क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि काम मटेरियल कर दिया था, उसमें सिर्फ कालीकरण का काम रह गया था, कालीकरण होना बाकी था। तो ये काम क्यों नहीं हो पा रहा? अभी तो हम लोग हैं नहीं पावर में, हम लोग तो प्रयास करते हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? तो बेहतर तो चूंकि असेंबली वो रहते हैं, असेंबली क्वेश्चन वो कर सकते हैं, हम लोग तो कर नहीं सकते हैं, तो वो बेहतर बता पाएंगे कि क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम लोग के टाइम में मटेरियल हो चुका था, सिर्फ कालीकरण का काम रह गया था। दिक्कत तो बहुत सारा है। बहादुरगंज टेरागाज रोड को स्पीडली बनाने की जरूरत है। आप जो बता रहे हैं कुरेली वाला रोड, उसको मटेरियल करके उसको कालीकरण करने की ज़रूरत है। इस तरह का आपका क्या कहते हैं चुनीमारी पुल की ज़रूरत है, कुमारटोली चुनीमारी पुल की ज़रूरत है। इस तरह का आपका मटियारी पुल की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ जहाँ रुका पड़ा है, आपका बनबड़िया का रोड जो क्या कहते हैं वो तनवीरुल कादरी का जो रोड है बनबड़िया, आपका धनगढ़ा पंचायत बहुत जर्जर स्थिति में है। बार बार वो फ़ोन कर रहे हैं, जरा अभी तो हम लोग हैं नहीं, हम लोग तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का उतना अभी नहीं सुनेगा जितना जो मौजूदा लोग पावर में है उनका सुनेगा। तो उनको चाहिए कि इसको करवाना चाहिए। बेचारा बरसात के दिन में चलना मुश्किल हो जाता है, पैदल चलना मतलब दुश्वार है, लेकिन कौन सुनेगा? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपका बनबड़िया का रोड है, उसके बाद वहाँ गुरुमरा से जो आप घुसते हैं वो रोड भी पूरा कच्ची है। तो कई सड़कें ऐसा रह गया था, मेरे टाइम में मैक्सिमम सड़क बन गया, कुछ सड़कें हम उस वक्त भी कह रहे थे कि 25-30 सड़क ऐसा रह गया है जिसका बनाना अनिवार्य था। उसके लिए हम लोग पहल भी किए थे, कोशिश भी कर रहे थे। तो आज जो मौजूदा लोग हैं, हम लोग तो हैं नहीं, जो मौजूदा लोग हैं उनको चाहिए कि ये सबको करवाना चाहिए, लेकिन 1 साल हो गया, आज तक कोई काम नहीं हो पाया है। अब तक इन लोगों के थ्रू एक भी काम आप नहीं बता सकते हैं कि जो हुआ होगा। देखिए, तो आप पहले शिक्षक स्कूल में नहीं था, लेकिन जब 17 महीने की तेजस्वी जी की सरकार बनी, उस दौरान काफ़ी बड़ी तादाद में यानी 5 लाख से अधिक शिक्षकों की
मतलब ये शिक्षक ही नहीं, मतलब बाकी डिपार्टमेंट का भी बहाली हुआ, जिसमें शिक्षक बड़ी तादाद में शिक्षक थे। तो हम समझते हैं कि आज के डेट में किसी भी स्कूल में शिक्षक की कमी नहीं है, और हम समझते हैं कि जो भी शिक्षक अभी बहाल होकर आए हैं ये सारे टैलेंटेड लोग हैं और बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, अच्छे शिक्षक आए हैं। लेकिन अब ये पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? कहीं अगर इस तरह का गुणवत्ता का शिकायत है, अगर नहीं पढ़ाई हो रही है, हम तो समझ रहे हैं कि शायद शिक्षा में पढ़ाई में अच्छा सुधार आना चाहिए, क्योंकि अच्छे टीचर चुन के आए हैं और बेहतर करना चाहिए। लेकिन आप अगर बोल रहे हैं तो कहीं पार्टिकुलर बताइए, अगर कहीं ऐसा शिकायत है तो हम लोग बात करेंगे डीओ से, डीएम साहब से, इस बारे में बात करेंगे। तो प्राइवेट में क्यों जाने पर मजबूर है? देखिए, ये तो दिल्ली सरकार के तरह, जैसे केजरीवाल की जो सरकार था उस तरह करना पड़ेगा, उस तरह का कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके हम अपने स्कूलों को, जो सरकारी स्कूल है, इसको बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसा तो हम नहीं देख रहे हैं कि किसी नेता में कोई दमखम है कि वो उस तरह की व्यवस्था को लेके आए, जैसे केजरीवाल जी दिल्ली में लेके आए थे, जो प्राइवेट से भी बेहतर शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिलने लगा था लोगों को। हर तरह का सुख सुविधा, स्कूल में एसी, स्विमिंग पूल, यानी कि हर तरह का सुविधा देना शुरू किए थे वो। जिस तरह से वो बच्चों को जो तालीम दे रहे थे, लोग प्राइवेट स्कूल से ला करके सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ क्योंकि आबादी के हिसाब से स्कूल नहीं है, जितना हमारा पॉपुलेशन है, जितने बच्चे हैं, उस हिसाब से आज अगर आप देखिएगा तो कहीं एडमिशन कम नहीं है, बच्चे कहीं कम नहीं है। सरकारी स्कूल में भी बच्चे आज खटाखट भरे रहते हैं, लेकिन बच्चा उस हिसाब से उस तादाद में स्कूल नहीं है। तो स्कूल बढ़ाने पड़ेंगे, उसमें अच्छा गुणवत्तापूर्ण तालीम देना पड़ेगा। जो शिक्षा हम लोग ये कह रहे हैं कि वो गुणवत्तापूर्ण, आप जो बोल रहे हैं, अगर कहीं ऐसा कमी है, पार्टिकुलर आपको कहीं लग रहा है कि वहाँ अच्छा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कहीं शिक्षक की कमी है। आपको अगर ऐसा कहीं पार्टिकुलर लग रहा है कि कहीं फला स्कूल है, हम लोग तो देख रहे हैं कि आज अच्छा तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे बच्चे बच्चियाँ सब आगे आकर के आज तालीम में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं आपको लग रहा है तो उस पर देखेंगे, बात करेंगे प्रशासन से, डीएम साहब से बात करेंगे, डीईओ से बात करेंगे कि क्या दिक्कत है, वहाँ पढ़ाई काहे नहीं हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल से आज हर स्कूल में टीचर अवेलेबल है, और ये 17 साल के कार्यकाल का जो तेजस्वी जी का जो कार्यकाल था, जो सरकार के साथ थे, उसी का ये नतीजा है कि आज हर स्कूल में टीचर है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ इस तरह की और कमी है तो आप बताइएगा, तो हम लोग बात करेंगे प्रशासन से। नेहरू कॉलेज में होती है जैसे, तो नेहरू कॉलेज में सब्जेक्ट सारा नहीं है, 6 या 7 सब्जेक्ट की ही पढ़ाई होती है, जो सिर्फ आर्ट्स का ही है, और फैकल्टीज़ की पढ़ाई वहाँ नहीं होती है। तो ये तो मान के चलिए कि अभी जो सरकार ने तय किया है कि सारे फैकल्टीज के साथ हर प्रखंड में एक कॉलेज खोला गया है। अभी जो स्टार्टिंग किया है, ये मांग तो हम लोगों का शुरू दिन से था। मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ये घोषणा भी कर दिया था कि हर प्रखंड में एक कॉलेज होगा, एक डिग्री कॉलेज दिया जाएगा। क्योंकि दिक्कत भी हो रही थी, हमारे बच्चे बड़े तादाद में इंटरमीडिएट करने के बाद उसको सही ढंग से कॉलेज नहीं मिल पा रहा था। जो लोग आर्थिक तंगी के कारण बाहर नहीं पढ़ने पा रहे थे, लास्ट में उसको ड्रॉप कर देना पड़ता था। लेकिन नीतीश कुमार जी के पहल के वजह से आज सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री जी जो हैं वो ये घोषणा किए और उसका उद्घाटन भी कर दिए हैं। कहीं ना कहीं एक दे करके स्कूल में कोई जो पुराना स्कूल है उस पर डिग्री की तालीम, मतलब डिग्री की पढ़ाई चालू करवा दी है। देखिए अभी शुरुआत ही हुआ है, 1-1.5 महीना पहले ये हुआ है। तो देखिए आगे क्या ये शक्ल लेता है, क्या रूप लेता है, उसके बाद इस पर बात किया जाएगा। अभी केवल आज वक्त कहना मुश्किल है कि क्या होगा, जब तक उस पर देखेंगे नहीं कि क्या टीचर की, उनका तो कहना है कि वैकेंसी भी निकाला है, हर कॉलेज में शिक्षक भी देंगे। तो इसके बाद क्या रंग लाएगा, उसके बाद बात करेंगे फिर उसके बारे में। मुद्दा तो बहुत सारे हैं, आपको तो पहले भी बताया कि अगर देखिएगा तो इसमें अभी बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है हमारे सीमांचल में। हम लोग अवाम को क्या चाहिए? बेहतर हेल्थ, बेहतर एजुकेशन, बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर इलेक्ट्रिफिकेशन, यही चाहिए। किसान को चाहिए भाई बेहतर एग्रीगेशन। तो हम कह रहे हैं कि ये सारा चीज़ जब मुहैया हो जाएगा, चूँकि हमारे बिहार के जो भी किसान हैं बहुत आत्मनिर्भर टाइप के हैं, जैसे पंजाब में सरकार की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है किसानों को, तब जाके किसान आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज हमारे किसान अपने दम पर, हमारे लोग, हमारे मजदूर भाई, हमारे किसान अपने दम पर, मेहनत के दम पर आज इस स्थिति में हैं, अपने स्थिति को मजबूत करते हैं और सारे सरकार के नॉर्म्स को पूरे करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए। इसलिए बिहार के लोग काफ़ी मेहनती हैं और मेहनत करते हैं, और इंशाल्लाह हमारे सीमांचल के लोग भी काफ़ी मेहनत करने लगे हैं। आप लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं, शेरशाह आबादी बिरादरी,
तो आप लोगों ने भी इस इलाके को बहुत कुछ दिया है, खास करके जो मेहनत करने का जो तरीका है जो आप लोगों के बिरादरी का है, तो हमारे सुरजापुरी भाइयों ने भी इस चीज़ को सीखा और आज उसी को देख करके आज मेहनत भी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस मेहनत के बिना पर आज आगे भी बढ़ रहे हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसी तरह अगर रहेगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। एग्रीकल्चर के मामले में चूँकि हमारे ज़्यादातर लोग खेती पर ही मुनसर हैं, खेती पर ही डिपेंड है, तो जाहिर सी बात है कि खेती को ही फोकस करना हमारे सरकार के लिए सबसे प्राथमिकता होना चाहिए था, लेकिन सरकार इस चीज़ को ध्यान नहीं देती है। सरकार हमेशा सीमांचल को इग्नोर किया, सीमांचल के साथ हमेशा सौतेलापन का व्यवहार किया। सीमांचल को अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए सरकार का तो हम समझते हैं कि पूरे इस प्रदेश भर में सीमांचल बहुत आगे निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हमेशा जितने सारे आप देखे होंगे कि कभी कोई भी एमएलसी का अगर चुनाव हुआ तो उस एमएलसी के लिए कभी इधर से सेलेक्ट किया गया हो, कभी नहीं, हमेशा सीमांचल को इग्नोर किया गया, चाहे एमएलसी के लिए हो, राज्यसभा के लिए हो। पहली बार कांग्रेस ने अगर हमारे यहाँ के मरहूम रफीक साहब जो थे उसको राज्यसभा मेंबर बनाए थे, जो हम समझते कि पहला और आखिरी थे, उसके बाद यहाँ नहीं हुआ। तो हम यही कहेंगे कि भाई सीमांचल के तरफ सरकार को, चाहे जो भी सरकार हो, सीमांचल के तरफ ध्यान देने की जरूरत है, सीमांचल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्रदेश का कोई भी हिस्सा जब आगे बढ़ेगा, सारा हिस्सा जब आगे बढ़ेगा, तब जाके प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो जुडिशरी से लेकर के ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इनके कहने पर किसी के यहाँ रेड करना है। जब चुनाव आता है तो सारा विपक्षी नेताओं के यहाँ रेड शुरू हो जाता है। जब कोई मामला आता है तो इनकम टैक्स का रेड करवा देता है। यानी कि विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, ये पहली बार भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि कोई भी विपक्ष को इतना कमजोर कर देना चाहता है कि विपक्ष बचे ही ना। लेकिन फिर भी विपक्ष अगर सरवाइव कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी वोटर्स हैं पूरे, चाहे वो प्रदेश भर के हों, देश भर के हों, आज उनको सोचने की जरूरत है कि देश को किधर लेके जा रहे हैं। तो इसलिए जब तक आपका फैसला दुरुस्त नहीं होगा, आपका फैसला सही नहीं होगा, ना प्रदेश आगे बढ़ेगा ना देश आगे बढ़ेगा। इसलिए आपके फैसले पर, आपके एक वोट का फैसला पूरे देश प्रदेश की स्थिति को बेहतर बना सकता है। सर, परिसीमन को आप किस नज़र से देखते हैं जो बिहार में अभी लागू? देखिए, अभी तो पंचायत परिसीमन क्या चल रहा है। देखिए, तो ये अच्छी बात है कि पंचायत छोटा हो जाएगा तो देखभाल बेहतर ढंग से हो पाएगा। चल रहा है, देखिए अब सरकार क्या क्या उसमें क्राइटेरिया सेट करता है, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि क्या होगा उसमें। सर, और एक बात, जो स्कूल में घटते लड़कों की संख्या को आप किस नज़र से देखते हैं? जैसे कि दल तो बढ़ रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लड़की को महत्व दी गई, लेकिन इसमें लड़कों की जनसंख्या घट रही है स्कूल में। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं हमको पता है। नहीं, ये बात आपका सही है कि आज कम से कम लोगों में बच्चियों को पढ़ाने का एक बहुत बड़ा ये आया है, चेंजिंग आया है कि बच्चियों को लोग बेटियों को पढ़ा रहे हैं। आज बहुत तेजी इस चीज़ में आया है, लेकिन लड़कों के अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। लड़का जब 10th करने के बाद उसको घर की जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाता है गार्जियन लोग। फिर अगर किसी का थोड़ा अच्छा खाते पीते घराना का है तो किसी तरह 12 कर लिया। 12 कर लिया तो हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, दूर जाना पड़ेगा, गार्जियन सक्षम नहीं है, तो ऐसे स्थिति में लड़कों को ड्रॉप हो जाना पड़ता है। तो ये कारण है, मेनली तो समझिए आर्थिक तंगी है। आर्थिक तंगी के वजह से ही लोगों को, आप चूँकि बच्चियों का है, उनका पढ़ना नहीं पढ़ना वो अलग चीज़ है कि पढ़ने से तो फायदा ही है समाज को। एक महिला अगर पढ़ लेती है तो पूरे खानदान को पढ़ा लिखा बना सकती है, लेकिन एक जेंट्स पढ़ने से वो सिंगल पढ़ा लिखा हो सकता है। ये हमारे बुजुर्ग भी कर रहे हैं और ये ऐसा देखने को भी मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि लड़के कम ये कर रहे हैं, लेकिन जो सक्षम है वो पढ़ रहे हैं, जो सक्षम नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पढ़ाई को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, लास्ट में आर्थिक तंगी की वजह से ड्रॉप कर देते हैं। एक आखिरी सवाल, अपने क्षेत्रवासी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग ये कहेंगे कि अभी ईद मिलादुन्नबी का वक्त है, सबको मुबारकबाद देंगे ईद मिलादुन्नबी का। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके देश को आगे ले जाने का सोचें, देश में एकता बनाए रखें, देश को मजबूती दिलाएं। यही कहेंगे हम लोगों को कि एकता, एक होकर के रहें, देश को मजबूत करें।